गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का पार्ट 10वां परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कहा है, क्या कहा है, रियासत का नाम दिया है जो है देवगढ़, मतलब एक जगह, ठीक है, एक राज्य जिसका नाम था देवगढ़। वहाँ के जो दीवान थे उनका नाम है दीवान सरदार सुजान सिंह, जो अभी बूढ़े हो गए थे। और उन्होंने महाराज से जाके विनती की कि अभी 40 साल तक मैंने आपकी सेवा की है, इस राज्य की सेवा की है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अभी ये राजकाज संभालने की शक्ति मुझ में नहीं है। कुछ भूल हो जाएगी इस बुढ़ापे में तो क्या होगा, पूरा मेरे कैरेक्टर पे दाग लग जाएगा और सारी ज़िंदगी में मैंने जो भी अच्छे काम किया वो सब धूल में मिल जाएंगे। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। अब ये राजा साहब जो थे, उनको उनके जो दीवान है ना वो बहुत पसंद थे, क्योंकि वो दीवान कैसे थे, अनुभवशील, मतलब एक्सपीरियंस था उनका, नीति कुशल मतलब अपना काम काज अच्छे तरीके से करते थे, इसलिए राजा साहब उनका आदर करते थे। राजा साहब ने बहुत उन्हें समझाया कि आप मत ऐसे कीजिए, आप ही सब राजकाज संभालिए, तो दीवान साहब ने माना ही नहीं। तब हार कर राजा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि अपने रियासत के लिए नया जो दीवान है वो किसको ढूंढना है, आपको ही, मतलब यह जो सुजान सिंह है उनको ही ढूंढना है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। अब दूसरे ही दिन प्रसिद्ध पत्र जो है, न्यूज़पेपर के जैसे जो लेटर्स आते थे, वह पत्र आते थे, उसमें विज्ञापन निकल गया। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज, कि देवगढ़ के लिए क्या चाहिए, एक दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह के सेवा में उपस्थित हो। यह ज़रूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अब देखो, वर्तमान पत्र में ये तो दिया उन लोगों ने, एडवर्टाइज दी, विज्ञापन दी, लेकिन उसमें हर चीज़ उन्होंने लिख दी है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो किसकी सेवा में उपस्थित हो, सुजान सिंह के व्यवस्था में। और उन्होंने कहा आपका जो एजुकेशन है, मतलब पढ़ाई जो की है, वो ग्रेजुएट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैसे चाहिए, धष्ट पुष्ट, एकदम हेल्दी, ठीक है। और 1 महीने तक उम्मीदवारों को देखा जाएगा, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोच विचार कैसे है। पढ़ाई में कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन उनका जो कर्तव्य है, उनका जो काम है, उसके बेस पर क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा कि नया दीवान कौन बनेगा, ठीक है। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। अब जैसे ही ये विज्ञापन सारी जगह पे पहुंचा तो सब लोगों ने सोचा कि इतना अच्छा ऊंचा पद है, कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, इसलिए सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए रेडी हो गए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। अब देखो, सारे लोग वहाँ पर आने के लिए रेडी हुए, आ गए, मतलब तो हर दिन क्या होता था, रेलगाड़ी से नया नया ग्रुप उतरता था नीचे, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कि देवगढ़ में क्या लगा है, मेला ही लगा है। कोई पंजाब से आता, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुराने सादगी पर मिटा हुआ, तो कुछ नए टाइप के लोग आते जो नए कपड़े पहन के, अलग फैशन के, तो कोई एकदम पुराने टाइप के कपड़े पहन के आते।
रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगर के और कंटो देवघर में अपनी सज धज दिखाने लगे। अब हर जगह से लोग आए थे, ठीक है, तो हर लोगों की वेशभूषा अलग अलग थी, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते थे, अलग अलग रंग के कपड़े, तो इससे पूरा देवघर सज गया था। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनक की कैद न होने पर भी सनक से पर्दा तो ढका रहता है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो है लोग थे वो कौन थे? ग्रेजुएट हुए हुए, उनको वो डिग्री मिली थी। देन सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। अब ये जितने सारे लोग हैं आने वाले थे, ठीक है, तो सरदार सुजान सिंह जो थे उन्होंने अच्छे से मैनेज किया था, प्रबंध मतलब पूरा मैनेज अच्छे से किया था उन लोगों का आदर सत्कार करने का। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपने बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अब इन लोगों को पता था कि 1 महीना सब लोग हमारे ऊपर ध्यान रख के बैठे हैं, इसलिए हर कोई आदमी क्या करता था? अच्छा दिखाने की कोशिश करता था। जैसे कि मिस्टर ओ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल बगीचे में वह टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। फिर है मिस्टर द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की आँख में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पे बताया कि कोई बिल्कुल यहाँ पर 9-9, 10-10 बजे तक सोकर उठा करते थे, ऐसे लोग सुबह सुबह बगीचे में टहलते हुए नजर आए। कुछ लोग ऐसे थे जो नौकरों के साथ बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते थे, वो अभी यहाँ पर आकर नौकरों के साथ आप जनाब के जैसे बात करने लगे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। अब जिन लोगों को किताबें पसंद नहीं होती, ऐसे भी लोग रहते हैं, तो वो ऐसे दिखाते कि अरे मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे वो। तो ये सारा क्या था? ये सब ये लोग चीज़ें कर रहे थे, ये सब देखने के लिए कि भाई मैं कितना अच्छा हूँ। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम देता था, और हर कोई नम्रता से, विनम्रता से अच्छे से बात करता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। अब इन लोगों की थिंकिंग कैसी थी? वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि महीना भर अच्छे से रह लो, अगर सिलेक्शन हो गया तो कौन पूछता है एक बार सिलेक्शन होने के बाद। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। अब ये जोहरी जो है ना, ये किसे कहा है? सुजान सिंह को, क्योंकि उनको ही तो तलाशना था ना नया वाला दीवान। तो इन सारी भीड़ में उनको पता है ये सारे बगुले हैं, मतलब कबूतर आए हैं, और इसमें से उनको एकदम परफेक्ट आदमी चूज़ करना था। तो इसलिए यहाँ पे वहाँ कहा है कि वो कौन? हंस कहाँ छिपा है, ऐसा कहा है कि इन बगुलों की भीड़ में हंस कहाँ छिपा है, ये उसे देखना था। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। अब ये जो नए वाले लोग थे उनको ऐसा लगा कि चलो हम लोग एक दिन हॉकी खेलते हैं, तो ये जो है उन्होंने सबसे सामने बोला ये वाला। अब जो लोग अच्छे से खेलते थे ना हॉकी, उन्होंने ये बोला, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनका ये कहना था कि यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। उनको लगा कि चलो हम गेम अच्छा खेलते हैं तो यही इसी से हमारा काम हो जाए, इसी से वो सुजान सिंह इम्प्रेस हो जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। ठीक है, अभी गेम का दिन आ गया। पहले सबसे पहले तो फील्ड बना दी, फिर गेम शुरू हो गया। अब आपको पता है ना हॉकी किस चीज़ से खेलती है? हॉकी की एक स्टिक रहती है और गेंद रहता है ना, उस गेंद को वो लोग क्या करते हैं? उस स्टिक से खेलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह, अप्रेंटिस मतलब एक उम्मीदवार जो दफ्तर में नहीं, कि गवर्नमेंट दफ्तर में अपना काम कराने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग इधर से उधर, उधर से उधर उसको भेजते हैं, उसके तरह ही गेंद इधर से उधर ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। अब रियासत देवगढ़ में ना ये सब खेल जो एकदम नया था, अलग था, ठीक है, क्योंकि जो पढ़े लिखे बड़े वाले लोग रहते थे वो हमेशा क्या खेलते थे? शतरंज मतलब चेस, ताश, ठीक है, मतलब पत्ते। और ये जो खेल कूद के जो भी गेम थे वो जनरली बच्चे खेला जाते थे, तो वो बच्चों का गेम है ऐसा समझा जाता था।
खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आई है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। अब आपको पता नहीं, इसमें दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो एक तरफ के लोग बॉल लेकर दूसरी तरफ जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि एकदम से लहर जा रही है। तभी दूसरे साइड के भी लोग उसे आकर रोक देते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे बीच में क्या है, लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अब ये लोग दिन भर खेले तो क्या हुआ, पसीने से तरबतर हो गए। और उनको उनके इसमें वो था ना कि अरे हम मुझे जीतना ही है, वो उनकी खून की गर्मी आँखें और चेहरों से दिखने लगी। आँखें लाल हो गई, चेहरे भी लाल हो गए और हाँफते हाँफते बेचारे खेलते खेलते रहे, लेकिन हार जीत का कुछ निर्णय नहीं हुआ। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था। अब इसी मैदान, ये जो मैदान है जहाँ पर ये लोग हॉकी खेल रहे थे, वहीं से थोड़ा दूर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पुल मतलब ब्रिज, उसके ऊपर कोई ब्रिज विज नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। पथिकों मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको, जो भी वहाँ से जाना आना करते थे, उनको नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था, खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। खेल बंद होगा, ये लोग तो पहले से थक गए थे, बेचारे बैठ के आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। तभी क्या हुआ, एक किसान अपनी गाड़ी लेकर आया और उस गाड़ी में अनाज रखे हुए थे, अनाज की बोरियां रखी हुई थी। नाले से घुसने लगा, निकलने लगा अपनी गाड़ी लेकर। तो क्या हुआ, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। अब कीचड़ में वो जो है चक्का फंस गया और कीचड़ में भी एक तो फंस गया था, उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि वो गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। तो वो क्या करता था, किसान कभी बैलों को बोलता था, बैले को लोग बोलते हैं चल चल, ऐसे ललकारते हैं, वैसे करते था। कभी कभी वो पहियों से हाथ से पहियों को ढकेलता था, लेकिन अनाज का बोझ बहुत ज़्यादा था और बैल थे कमज़ोर। गाड़ी ऊपर का न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बड़ी मुश्किल से अगर गाड़ी थोड़ी सी चढ़ती भी तो क्या होता, थोड़ी देर के बाद वो फिर से नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। अभी उसको लगा कि बैलों को मारूंगा तो बैल थोड़े से आगे निकलेंगे, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेते, लेकिन गाड़ी कुछ उसमें से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता। बेचारा उधर उधर ताक रहा था, मतलब देख रहा था, लेकिन कोई सहायक मतलब उसको हेल्प करने वाला कोई ऐसे उसे नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। अब देखो, ना कोई सहायक है, ना कोई हेल्प करने के लिए है, गाड़ी को अकेले छोड़ भी नहीं जा सकते। तो बड़ी आपत्ति, बड़ी मुश्किल थी उसके लिए, उसमें वो फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। अब ये जो हॉकी के खिलाड़ी थे, हाथों में अपने डंडे लिए उसी तरफ से घूमते घामते निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। किसान ने क्या किया, उसको लगा कि शायद ये लोग मेरी हेल्प करेंगे, ऐसा किसान को लगा। उसने देखा उसके तरफ, खिलाड़ियों की तरफ सहमी हुए आंखों से, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं बंधी। खिलाड़ियों ने भी उनको देखा, मगर बंद आंखों से, मतलब देखकर अनदेखा कर दिया। जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। उन लोगों को किसान देखा, उनको सब समझ में भी आया, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको सिर्फ अपने काम से काम था। उनका कैसा है कि भाई हम लोग खेले हैं, हम लोग थके, अभी हमको जाना है, ठीक है, और हम तो कल चलकर दीवान भी बन सकते हैं। तो उनकी आंखों में सिर्फ क्या था, खुद के लिए स्वार्थ था, लेकिन उदारता नहीं थी और प्रेम का तो नाम भी नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। लेकिन उसी ग्रुप में एक आदमी ऐसा था
कि जिसके हृदय में दया भी थी दूसरों के लिए, और वो कैसा था, साहसी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। अब उसमें से एक जो था ना, उसको हॉकी खेलते समय पैरों में चोट लगी हुई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक उसकी निगाह कहाँ पर पड़ी, उस गाड़ी पर। ठिठक गया, ठिठक मत गया मतलब वो गाड़ी देखकर वो वहीं पे खड़ा रह गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। जैसे उसने किसान की सूरत की तरफ देखा तो उसको हर चीज़ समझ में आ गई कि क्या प्रॉब्लम है करके। ज्ञात हो गई मतलब समझ में आ गई बिना बताए। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? देखो, उसको खुद को लगा हुआ था, वो भी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो किसान के पास गया और पूछा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? अब किसान ने आगे देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी एकदम गठीले बदन वाला खड़ा है, और झुककर किसान ने कहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि आप मेरी गाड़ी निकाल के दो? तो युवक ने क्या कहा कि मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। युवक ने कहा कि मालूम होता है कि तुम बहुत देर से यहाँ पे हो। ठीक है, तुम जाकर बैठो, बैलों को देखो, संभालो उनको, तो मैं पहियों को धक्का देता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर हो जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। अब किसान गाड़ी पर बैठ गया, ठीक है, बैलों को ये करने के लिए। और युवक ने क्या किया, वो जो पहिए थे, उसके जो व्हील्स थे, ठीक है, उसको जोर से उठाया थोड़ा सा। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गिर गया। और वहाँ तब इतना कीचड़ था कि वो जो युवक है उसके घुटने तक वो पूरा बेचारा कीचड़ में फंस गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर किया, फिर से उसने जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिल गया, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। देखो, जैसे उसने थोड़ा सा पहिए को जोर लगाया तो बैलों को क्या हो गया, थोड़ा सी हेल्प मिल गई, तो उन्होंने भी हिम्मत बन गई उनकी भी कि चलो अभी हम लोग ये गाड़ी निकाल सकते हैं, आगे खींच सकते हैं। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर निकल गई थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, मतलब मुझे मुश्किल से बाहर निकाल दिया आपने, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। तो युवक ने हंसकर क्या कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब युवक ने ऐसे हंसकर पूछ लिया कि मुझे आप इनाम दोगे कुछ, आपकी गाड़ी निकाल दी तो उस किसान ने एकदम गंभीरता से क्या कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो दीवानी जो है वो आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, अच्छे से देखा युवक ने किसान की तरफ। उसके मन में एक संदेह हुआ, उसके दिमाग में एक डाउट आया, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। अब किसान भी उसकी तरफ देख रहा था। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाग गया, मतलब किसान के समझ में आ गया कि इसको मुझ पर डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, गहरे पानी में उतरने से ही क्या मिलता है, मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपने किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। अब देखो, 1 महीना हो गया था, तो सुबह से सारे जो उम्मीदवार थे, जो कंटेस्टेंट थे, वो सुबह से अपने किस्मत का फैसला सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था मतलब मुश्किल हो गया था, मतलब टाइम कटे नहीं कट रहा था उन लोगों का। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। अब सब लोगों के बस में कुछ तो भी आशाएं थी कि मेरा हो जाएगा, किसी का नहीं हो जाएगा, निराशा थी। और सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं किसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के कई रईस और धनाढ़ लोग
राज्य के कर्मचारी, दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। ठीक है, संध्या के समय में अच्छे से दरबार सजाया गया और सब लोग, राज्य के धनाढ्य लोग, कर्मचारी से लेकर दरबारी से लेकर सारे उम्मीदवार आकर वहाँ पर बैठ गए। उम्मीदवारों की कलेजे धड़क रहे थे, मतलब उनके उसमें धक धड़ धड़ हो रहा था कि क्या होगा अभी, क्या होगा अभी, उस टाइप का। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब सरदार सुजान सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा, सबको कहा कि आप जो उम्मीदवार लोग आए हो दीवानी के लिए, मैंने आपको जो भी कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और वे कहते हैं कि इस पद के लिए मुझे ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी, कैसे पुरुष की, जिसके हृदय में क्या हो, दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, जो हर किसी की हेल्प करे, हर किसी के बारे में सोचे। आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और आत्मबल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई मुश्किल आए तो उसको क्या करे, वो वीरता के साथ उसका सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। अब उन्होंने कहा, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हृदय में दया हो और आत्मबल, ऐसे लोग बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं, क्योंकि ऐसे गुण वाले जो लोग हैं तो वो तो बहुत बड़ी पोजीशन पे रहते हैं, बहुत भाग्यवान रहते हैं, वो उनकी कीर्ति और मान बहुत बड़ा रहता है, तो हम लोग उनकी तरफ पहुंच नहीं सकते। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। और ये वो बताते हैं कि किसको मिला है ये दीवानी वाला, ये नए दीवान कौन है, पंडित जानकीनाथ शाह। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। अब सब लोग जो थे ना वहाँ पर बैठे हुए, कर्मचारी बैठे थे, रईस लोग बैठे थे सारे, उन्होंने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब देखो इसमें क्या कहा है, ये जो रियासत के कर्मचारी और रईस जो लोग थे, उन्होंने जब उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में क्या दिखा, सत्कार दिखा। लेकिन जो उम्मीदवार थे बाकी के, उनके साथ वाले, उन्होंने जब जानकीनाथ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में क्या थी, ईर्ष्या, जेलसी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। फिर उन्होंने कहा कि आपको ऐसे पुरुष को दीवान की पोजीशन में रखना, उसको एक्सेप्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये वो आदमी है जो खुद जख्मी था, फिर भी उसने क्या किया, किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालने के लिए उसकी हेल्प की। ऐसे ऐसे आदमी के हृदय में क्या है, साहस, आत्मबल और उदारता। तो ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा, कभी उनको मुश्किलें नहीं आने देगा, हमेशा उनकी हेल्प करेगा। उसका संकल्प, वो भी जो भी फिक्स करेगा, दृढ़ होगा। ठीक है, वो जो भी फिक्स करेगा, जो भी ठहराएगा, वो दृढ़ रहेगा, मतलब अपने लक्ष्य से वो हटेगा नहीं, ना तो भटकेगा। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा।